इसका मुख्य किरदार खुद को नरक में घसीटा हुआ पाता है, एक घटिया डीमन लॉर्ड की वजह से। और जितनी चीजों की उसे फिक्र हो सकती थी, उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से थी कि उस डीमन लॉर्ड को कंसेंट का मतलब तक नहीं पता था। दरअसल हुंडई के मिडिल स्कूल से ग्रेजुएशन का दिन था। वो एक आम इंसान की तरह अपने दिन में व्यस्त था। तभी अचानक वो फिसल गया और पता नहीं कैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई। वो गहराइयों में गिरता चला गया और जब उसे होश आया वो खुद को नरक में पाता है। उसकी नजरें जैसे ही वहां के भयानक राक्षसों से टकराईं, वो कांप उठा। वहां राक्षस एक दूसरे से खूनी लड़ाई लड़ रहे थे और जो हारते थे उन्हें खाया जा रहा था। जेसंग हुंडई किसी तरह छुपकर बचता है और पूरे 10 दिन बिना खाए जिंदा रहता है। क्या ये भी मुमकिन है? इस जगह में सबसे अजीब बात यह थी, न दिन होता था न रात, बस एक अंतहीन अंधेरा। जब आखिरकार उसका सहन शक्ति का अंत हुआ तो उसके पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा, सड़े गले अधपके मांस को खाना, जो राक्षसों के पीछे छूट जाता था। घिन तो बहुत आई, लेकिन वही उसका जीवन का सहारा बना। धीरे धीरे वो इस क्रूर दुनिया में ढलने लगा। जिन राक्षसों ने उसे शिकार समझा था, अब वो उन पर कंकड़ फेंककर हमला करता और उन्हें भगा देता। उसके पास कोई और चारा नहीं था। जो भी चीज हाथ लगती वो उसे हथियार बना लेता। कई रातों में उसने अपनी मां को याद करते हुए आंसू बहाए, लेकिन उसी दर्द में उसने कसम खाई कि वो हार नहीं मानेगा। वक्त के साथ उसने अपनी इंसानियत को अलविदा कह दिया। वो नीचे से शुरू हुआ था, रेंगता हुआ ऊपर आया। जो मांस पहले उसे घिनाता था, अब वो रेयर लग्जरी बन गया, जिसे वो इज्जत से खाने लगा। एक दिन जब वो मांस खा रहा था, अचानक एक पैनल सामने आया जिसमें लिखा था लेवल 3 रीच्ड। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी गेम का हिस्सा है। फिर 7 साल बीते और वो पहुंचा लेवल 24 पर। अब उसके पास इतनी ताकत थी कि वो उन राक्षसों को एक बार में खत्म कर सकता था जो पहले उसके लिए भयानक सपने थे। 24 साल की जंग के बाद उसने एक ड्रैगन नाइट की चट्टान से तलवार बनाई, लेकिन समय रुका नहीं। वो धीरे धीरे बहता रहा। 51वें साल उसने एक एल्डर ड्रैगन को मार गिराया। 79वें साल वो उस डीमन लॉर्ड तक पहुंचा जिसने बिना पूछे उसे इस नरक में फेंक दिया था। वो बिना रुके उस डीमन लॉर्ड की गुफा के रक्षक कीड़े मार गिराता है, यहां तक कि गेटकीपर भी उसका सामना नहीं कर पाता। अब वो बुजुर्ग लेकिन जवान दिखने वाला योद्धा गेटकीपर को धमकाता है, अच्छे से दरवाजा खोल, वरना तेरी लाश इन राक्षसों का खाना बन जाएगी। लेकिन गार्ड झुकता नहीं। उसे ये सब अपनी मालिक की बेइज्जती लगती है और वो हमला कर देता है। इसी बीच जेसंग को एक बार लगता है और जब वो नीचे देखता है तो उसके सीने में एक गहरा छेद होता है। फिर भी वो बिल्कुल शांत रहता है और कहता है, ये शोर मचाने वाला गार्ड अब बोर कर रहा है। वहीं पास में एक जलता हुआ कंकाल फायरबॉल, शायद उसका पेट, पूछता है, क्या तुझे डर नहीं कि डीमन लॉर्ड बदला लेगा? क्या तू सच में नरक पर राज करना चाहता है? जेसंग हंसते हुए जवाब देता है, मुझे कोई रूलर बनने में इंटरेस्ट नहीं है। यहां आए हुए 80 साल हो चुके हैं और हर एक राक्षस जो मैंने देखा वो शानदार कहानियों के साथ यहां आया था। मैं बस उस डीमन लॉर्ड से पूछना चाहता हूं, उसने मुझे यहां क्यों लाया? उसका तरीका सुनकर फायरबॉल वाला कंकाल हंसते हुए कहता है कि वो काफी बेवकूफी भरा इरादा लग रहा है। वो सुझाव देता है कि उसे घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन जेसंग अडिग रहता है। वो साफ कहता है कि जो दर्द उसने झेला, जो सालों उसने बिना इजाजत नरक में गुजारे, उसका जवाब वो अब तलवार से देगा। वो अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है और सीधे डीमन लॉर्ड की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही हमला करता है, अचानक वो खुद को एक हॉस्पिटल के कमरे में पाता है। वो घबरा जाता है, क्या ये सब कोई सपना है? इतने सालों से उसने अर्थ का सपना भी नहीं देखा था। बगल में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वो महसूस करता है कि उसका शरीर बेहद कमजोर है, इतना कि वो हिल भी नहीं पा रहा। वो खुद को समझाता है ये जरूर कोई लूसिड ड्रीम है। इसी बीच दरवाजा खुलता है। उसकी मां अंदर आती है कांपती हुई। अपने बेटे को 30 साल बाद जागते हुए देख वो फूट फूट कर रोने लगती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। लेकिन जेसंग के चेहरे पर नफरत सी छा जाती है। उसे ये सपना बिल्कुल बचकाना लगता है। पर हैरानी की बात यह थी, वो सच में डीमन लॉर्ड को मार चुका था और अब वो खुद नरक का एब्सोल्यूट रूलर बन चुका था। तभी उसका फायरबॉल साथी पूछता है, अब आगे क्या करने का इरादा है? तभी एक सिस्टम मैसेज स्क्रीन पर चमकता है, क्या तुम अर्थ वापस जाना चाहते हो? 80 साल तक वो बस एक ही चीज चाहता था, बाहर निकलना। एक पल भी बिना गवाए वो यस दबाता है और अचानक वो हॉस्पिटल में है। 30 साल कोमा में बिताने के बाद अब वो जाग चुका है। डॉक्टर उसकी आई रिफ्लेक्सेस चेक करता है और उसकी मां को सकारात्मक इशारा देता है कि रिहेबिलिटेशन से वो फिर से ठीक हो सकता है। उसकी मां के लिए ये एक चमत्कार था, लेकिन जेसंग के लिए एक श्राप। कमजोर शरीर में जिंदगी दोबारा शुरू करूं, उसके लिए ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। वो अंदर ही अंदर भड़कने लगता है, क्या मेरी सारी जर्नी टू हेल सिर्फ एक सपना थी? इस कोमा में वो गुस्से में डॉक्टर पर चिल्लाता है,
मेरे पास मत आना। जब डॉक्टर पास आता है, वो जंगली जानवर की तरह उसे काट लेता है। चीखते हुए पूछता है, मेरे साथ क्या हुआ है? क्या मैं पैरालाइज्ड हूं? क्या मुझे पॉइजन दिया गया? वो बस चाहता है कि ये सब एक बुरा सपना हो। फिर वो बिस्तर से नीचे गिर जाता है और उसकी माँ और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचता है, 80 साल तक मैंने जो झेला, क्या वो सब व्यर्थ चला गया? नरक में भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया। स्टाफ को तुरंत बुलाया जाता है। 2 लोग उसकी बाहें पकड़कर उसे फिर से बिस्तर पर लेटाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वो खिड़की से बाहर देखता है। आसमान में एक विशाल वॉर्महोल खुलता दिखता है। वो डर और उलझन में बड़बड़ाता है, क्या मेरी नरक वाली जिंदगी सिर्फ कोमा का सपना थी? वो चुप नहीं होता और डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर सुला देता है। जब उसकी स्मृति वापस आती है तो वो टीवी पर न्यूज देखता है, जहां रिपोर्ट में कहा जाता है कि उसने जो देखा था वो सच में एक गेट था। मॉन्स्टर्स की सफाई के लिए हंटिंग टीम भेजी जा चुकी है। टीम का लीडर रिपोर्ट भेजता है एक ऐसे आदमी को जो उसे देखने आया था। वो आदमी हैरान और बेहद खुश होता है क्योंकि देसंग जाग चुका था। अब भी थोड़ा उलझा हुआ देसंग पूछता है, तुम कौन हो? और फिर अचानक उसे पहचान हो जाती है। वो उसका दोस्त चान्हो था। चान्हो बताता है कि देसंग 10 साल से कोमा में था। वो कहता है, 10 साल पहले घर लौटते वक्त तू अचानक गिर गया था और तब से इस हॉस्पिटल बेड पर है। ये सुनते ही देसंग के मन में एक तूफान उठता है। कंफ्यूजन और रिलीफ के बीच में फंसे देसंग को लगता है जैसे उसने 30 नहीं 80 साल नरक में बिताए। ये सोच उसे अंदर से झकझोर देती है। चान्हो उसे बताता है कि उसकी माँ ने 3 काम करके हॉस्पिटल के खर्च उठाए हैं। वो उसे समझाता है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी फिर से अपने हाथों में लेनी होगी। चान्हो ये भी बताता है कि उसके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी तैयार है। देसंग को ताज़ी हवा दिलाने के लिए उसकी माँ उसे व्हीलचेयर में बाहर ले जाती है। लेकिन बाहर आते ही देसंग के मन में एक गहरी जिम्मेदारी का बोझ और अपने असहाय शरीर के लिए नफरत भर जाती है। तभी 2 आदमी वहां आते हैं, उधार का पैसा मांगते हुए जो उसकी माँ ने लिया था। वो माँ माफी मांगती है, बस 1 महीना और दे दो। लेकिन वो गुंडे नरमी दिखाने को तैयार नहीं होते। अचानक उनमें से एक उसकी माँ को धक्का देता है और मारने की धमकी देता है। देसंग की माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो गिड़गिड़ाकर कहती है, मेरे बेटे के सामने मुझे यूं मत जलील करो। लेकिन वो गुंडा उसकी एक नहीं सुनता। वो अपनी बाजू चढ़ाता है और उस बेबस माँ को पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर देसंग के अंदर की ज्वाला भड़क उठती है। वो गुस्से में चिल्लाता है, कीड़े हो तुम लोग, नीच कीड़े। एक गुंडा उसका कंधा पकड़ता है। तभी उसकी माँ रोते हुए गुंडों से माफी मांगती है, वो बच्चा है, उसे जाने दो। लेकिन देसंग का चेहरा अब पत्थर सा सख्त हो चुका था। वो झुकने से इनकार कर देता है। गुंडा हंसता है और उसे जमीन पर फेंक देता है, फिर बेरहमी से मारना शुरू करता है। देसंग के मन में बस एक ही बात चल रही है, काश मेरा पुराना शरीर होता, मैं इन्हें। तभी एक क्वेस्ट नोटिफिकेशन स्टेटस विंडो में चमकता है। वो बिना सोचे समझे एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसे पता है ये सिस्टम ही उसकी एकमात्र उम्मीद है। जैसे ही वो क्वेस्ट स्वीकार करता है, समय थम जाता है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है। स्टेटस विंडो में क्वेस्ट की शर्तें दिखाई देती हैं। उसे 1 घंटे के अंदर एक जगह पहुंचना है और इनाम में मिलेगा एलिक्सर ऑफ रिकवरी। देसंग सोचता है, क्या मैं फिर से पहले जैसा बन सकता हूं? उसकी नजर जाती है सिर्फ 10 मीटर दूर एक लाल निशान पर। उसका चेहरा धीरे से मुस्कुराता है। वो खड़ा होने की कोशिश करता है पर फिर घिसटते हुए आगे बढ़ता है। इतनी छोटी बात पर शिकायत करना भी घटियापन है, वो खुद से कहता है। मैं तो वो हूं जिसने नरक को भी झुका दिया था। लेकिन अब वो एक कीड़े से भी धीरे चल रहा था। सेंटीमीटर मीटर बनते हैं और मीटर अनंत किलोमीटर जैसे लगने लगते हैं। उसका मन डगमगाता है, क्या मैं वक्त पर पहुंच पाऊंगा? फिर उसे क्वेस्ट की शर्तें याद आती हैं, बस वहां पहुंचो, कैसे भी। उसकी आंखों में एक चमक आती है, तो यही तो सच्चा जवाब था। वो अपने कमजोर हाथों से व्हीलचेयर खींचता है, धीरे धीरे उसमें बैठ जाता है। अब सिर्फ 35 सेकंड बचे हैं। वो व्हीलचेयर के हैंडल कसकर पकड़ता है और पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, उम्मीद नहीं छोड़ता। और फिर आखिरी सेकंड में वो लक्ष्य तक पहुंच जाता है। क्वेस्ट कंप्लीट। वो तुरंत एलिक्सर पी जाता है और एक सुकून की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। दर्द कम हो जाता है और हल्का सा ही सही उसे अपने पुराने शरीर की ताकत का एहसास होने लगता है। समय रुकने का प्रभाव टूटता है। वो गुंडे हैरानी से इधर उधर देखने लगते हैं क्योंकि देसंग कहीं दिख नहीं रहा था। वो अचानक कहीं गायब हो गया, जैसे हवा में ही उड़ गया हो। लेकिन इससे पहले कि वो गुंडे उसे ढूंढ पाते, पुलिस वहां पहुंच जाती है। शायद उन्होंने पूरी घटना देख ली थी। कोई रास्ता न बचने पर वो गुंडे भाग खड़े होते हैं। रात को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए कई बार स्टेटस विंडो को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि पहले ये कैसे खुली थी। वो बेताबी से अलग अलग कमांड ट्राई करता है, क्वेस्ट, मिशन, लेकिन आखिरकार थक हारकर छोड़ देता है। उसका दिमाग अब बस नए क्वेस्ट की तलाश में है ताकि वो अपनी ताकत दोबारा पा सके, इससे पहले कि वो गुंडे फिर से लौट आए।
तभी एक अजीब सी आवाज कमरे की शांति को तोड़ती है और वो खुद को अचानक एक अनजान जगह में हवा में तैरता हुआ पाता है। उस जगह का नाम है पैंथियन। शुरुआत में उसे लगता है कि ये बस कोई सपना है, लेकिन बहुत जल्दी समझ आ जाता है ये कोई भ्रम नहीं, सच्चाई है। उसे यहाँ किसी काम के लिए बुलाया गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो सिस्टम से एक नया क्वेस्ट मांगता है और एक पंचिंग बैग, बल्कि कहें एक पंचिंग मॉन्स्टर प्रकट हो जाता है। वो आदेशों का पालन करता है और टास्क पूरा करते ही उसे एक मेमोरी चिप इनाम में मिलती है। उसके खत्म होते ही अगला क्वेस्ट आ जाता है। इस बार उसे 10 किलोमीटर दौड़ना है। इस तरह क्वेस्ट की झड़ी लग जाती है, एक के बाद एक, लगातार। हर टास्क के साथ उसे एक नया रिवॉर्ड मिलता है। लगातार 10 दिन तक वो क्वेस्ट्स पूरे करता है, लेकिन फिर भी सिर्फ 55% ही प्रोग्रेस होती है। धीरे धीरे उसमें झुंझलाहट भर जाती है और वो आखिरकार चिल्ला उठता है, अब कोई असली चैलेंज दो। सिस्टम उसकी बात सुन लेता है। नई क्वेस्ट आती है, एक रोते हुए राक्षस को मारो। तभी बिजली की एक गड़गड़ाहट होती है और सामने वो रोता हुआ डेमन प्रकट होता है। कई को वो दिन याद आ जाता है जब वो इससे पहली बार लड़ा था और कैसे वो मरते मरते बचा था। अब फिर से सामना करने की उत्तेजना उसके भीतर दौड़ जाती है। वो बिजली से ढका राक्षस भयानक दहाड़ के साथ हमला करता है और अपनी पंजों से हमला करता है। कई जैसे तैसे बचता है, उसे मालूम है एक भी वार उसे खत्म कर देगा। वो हमला करता है, लेकिन राक्षस उसे झटक कर दूर फेंक देता है। उसके मुंह से खून बह रहा है, लेकिन उसका घमंड, उसकी शक्ति की पुरानी यादें उसे हार मानने नहीं देती। लड़ाई लंबी खिंचती है। कई एक डरावना डेमन लॉर्ड होते हुए भी बस बचते रहने तक सीमित रह गया है। आखिरकार वो राक्षस उसे पकड़ लेता है, पंजों में दबोचकर। तभी उसे याद आता है कि वो अपनी तलवार समन कर सकता है। बिना देर किए वो तलवार बुलाता है और राक्षस के पंजे को एक ही बार में काट देता है। फिर बिना दया किए कई उस राक्षस को वहीं खत्म कर देता है, जैसे वो कोई कीड़ा हो। क्वेस्ट पूरा होते ही वो वापस अस्पताल के कमरे में आ जाता है। सुबह हो चुकी है। वो खिड़की खोलता है। आवाज सुनकर उसकी माँ उठती है। वो हैरान होकर पूछती है, तुम्हारे पास कौन खड़ा है? फिर जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है, वो दंग रह जाती है। उसका बेटा कई अब किसी बॉडी बिल्डर जैसा दिखता है। अस्पताल का पूरा स्टाफ हैरान है। उनकी उम्मीद थी कि उसका ठीक होना कम से कम 6 महीने लगेगा, लेकिन सिर्फ 15 दिन में वो इस हाल में पहुंच गया। ये किसी को समझ नहीं आता। उसकी मां अब भी फिक्रमंद है, लेकिन डॉक्टर उसे शांत करते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच कई अपने अंदर के बदलाव को महसूस करता है। वो जानता है ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी ताकत वापस आने लगती है, डेजोंग अपनी मांसपेशियां फैलाता है और कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाता है। तभी उसकी नजर अपनी मां पर पड़ती है, जो एक नर्स से बात कर रही होती है। मां की आंखों में आंसू होते हैं और वो नर्स का धन्यवाद करती है। नर्स भी उसे ढाढ़स बंधाती है, उसकी हालत को समझती है और उसे सहानुभूति देती है। ये देखकर डेजोंग की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि बीते 10 साल उसकी मां के लिए कितने मुश्किल भरे रहे होंगे। उसका दिल भर आता है। वो अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और मन ही मन कसम खाता है, अब मैं लौट आया हूं, अब मैं मां की रक्षा करूंगा। वो सीधा वॉशरूम की ओर बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है, पैंथियन। इतना कहते ही उसकी आत्मा तुरंत पैंथियन में खिंच जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वो सिस्टम से पूछता है, माइनस क्या मैं इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस को तेज कर सकता हूं? सिस्टम जवाब देता है, माइनस हाँ। अब उसे डिफिकल्टी लेवल चुनने का विकल्प मिलता है। अपनी डेमन लॉर्ड वाली पहचान को याद करते हुए वो बिना हिचकिचाए सबसे कठिन स्तर चुनता है। जवाब में एक काली चमकदार गेंद उसके सामने बनती है और जैसे ही वो टूटती है, डेजोंग की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने खड़ा है नरक का परिपूर्ण शासक, बिल्कुल उसी का रूप, पर पूरी ताकत के साथ। डेजोंग अपनी तलवार बुलाता है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। ये युद्ध उसका असली इम्तिहान होगा। बिना देर किए उसका डुप्लीकेट हमला कर देता है, जबरदस्त ताकत के साथ, ऊपरी वार। कमजोर हालत में डेजोंग बड़ी मुश्किल से वार को रोकता है, लेकिन झटका जोरदार होता है। डुप्लीकेट लगातार वार पर वार करता है, हर कोने से हमला करता है, एक कमजोरी की तलाश में। डेजोंग समझ जाता है, अगर ये लड़ाई लंबी चली तो मैं हार जाऊंगा। तभी उसका डुप्लीकेट एक मौका पकड़ता है और सीधा हाथ मारकर उसे जमीन पर दूर फेंक देता है। डेजोंग सांसें लेते हुए बड़बड़ाता है, ये नकली नहीं लग रहा, जैसे ये असली हो। पर उसकी मुस्कान लौट आती है। उसके पास एक ट्रिक है। वो एक्टिव करता है अपनी स्किल ब्लड न्यूट्रलाइजेशन। अब वो अपने डुप्लीकेट के हमलों से पूरी तरह सुरक्षित है। तलवार से कटने के बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं होता। वो तुरंत मोमेंटम पलट देता है, नस अपने नकली रूप का चेहरा जमीन पर पटक देता है। लेकिन ये बढ़त ज्यादा देर टिकती नहीं। हैरानी की बात यह है कि उसका डुप्लीकेट भी वही स्किल रखता है। फिर से लड़ाई और भी ज्यादा भयंकर हो जाती है और तभी डेजोंग की छाती में तलवार घुस जाती है। दर्द असली, खतरा उधर एक सफाई करने वाली महिला वॉशरूम का दरवाजा खोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे तीसरी मंजिल पर इमरजेंसी के लिए बुला लिया जाता है। पैंथियन में डेजोंग को अब लगने लगता है कि वो हार के कगार पर है। अगर अब हारा तो सब कुछ बेकार चला जाएगा।
उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आखिरी उम्मीद की चमक होती है। वो तुरंत अपनी इन्वेंट्री खोलता है। न्यूट्रिशनल टॉनिक क्वेस्ट पूरी करने पर मिला था 20% स्टैमिना रीस्टोर करता है। वो सोचता है अगर 5 पी लूं तो 100% रीस्टोर हो जाएगा। उम्मीद फिर से जाग उठती है। वो एक बॉटल पी जाता है। ताजगी की लहर पूरे शरीर में दौड़ जाती है। तभी उसका डुप्लीकेट फिर हमला करता है, लेकिन इस बार डेसोंग पीछे नहीं हटता। एक ही मुक्का और नकली उड़ गया। उसकी हिम्मत और भरोसा वापस लौट आता है। वो बिना रुके 2 और बोतलें निकालता है। अब खेल असली शुरू होगा। जैसे ही डेजोंग ने हमला करने की कोशिश की, उसका हमशक्ल उसे एक जबरदस्त राउंडहाउस किक से चौंकाते हुए हमला करता है। लेकिन डेजोंग चतुराई से वार को चकमा दे देता है और तीसरा टॉनिक पी जाता है। दोनों के बीच इतनी तेज गति से वार प्रत्यवार होते हैं कि आम आंखें उनका पीछा नहीं कर सकती। डेजोंग एक चौथा टॉनिक भी खत्म कर देता है, लेकिन निराशा की बात यह है कि इतनी रिकवरी के बाद भी वो अपने डॉपलगैंगर को हरा नहीं पा रहा। उसका हमशक्ल कोई मौका नहीं छोड़ता और उसे चॉकहोल्ड में जकड़ लेता है। उसकी तलवार डेजोंग की ओर उड़ती है और उस पागल सी मुस्कान के साथ वो जीत के बेहद करीब लगता है। लेकिन डेसोंग हार मानने वालों में नहीं था। अंतिम उपाय के रूप में वो एक 200 IQ प्लान आजमाता है। उसके हमशक्ल के मांसल एब्स में डेजोंग की तलवार घुस जाती है। डॉपलगैंगर हक्का बक्का रह जाता है। उसकी खुद की तलवार डेजोंग की इन्वेंट्री में गायब हो चुकी थी। डेसोंग शरारती मुस्कान के साथ हंसता है और अपने घमंडी हमशक्ल को घुटनों पर गिरते हुए देखता है। ये जीत आखिरी सेकंड में मिली, लेकिन यही जुआ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। हेल डिफिकल्टी क्वेस्ट पूरी करते ही एक चमकती नीली स्क्रीन प्रकट होती है, जिसमें लिखा होता है कि यूजर ने 100% इंप्लीमेंटेशन रेट हासिल कर लिया है और अब उसका शरीर पूरी तरह अपनी पीक अवस्था में लौट चुका है। बोनस के तौर पर उसे एक और ताकत मिलती है। अब वो हेल्थ सिस्टम को धरती पर भी इस्तेमाल कर सकता है। अचानक उसके हॉस्पिटल के कपड़े फट जाते हैं। उसकी जख्मों से भरी बॉडी को देखकर बीते हुए दर्दनाक लम्हों की यादें झट से वापस आती हैं। ये वही शरीर था जिसने नरक की 80 साल की पीड़ा सही थी। एक तरह का डेजा व्यू महसूस करते हुए वो शांत खड़ा रहता है। सिस्टम उसे पूछता है, क्या आप अनरेड मैसेजेस पढ़ना चाहेंगे? वो हाँ चुनता है। मैसेज में उसे मोनार्क बनने की बधाई दी जाती है। उसे बताया जाता है कि उसके जाने के बाद स्वर्गीय प्राणी हेवनली बीइंग्स ने नरक पर कब्जा कर लिया और अब वहां के सारे राक्षस फंस चुके हैं। ये सब जानकर डेजोंग हंस पड़ता है। उसी नरक ने जिसने उसकी जिंदगी के 80 साल छीन लिए, अब उसी से मदद मांग रहा था। डेसोंग बीच की उंगली दिखाकर उन्हें एक करारा जवाब देता है, अब भुगतो। वो पैंथियन सिस्टम से बाहर निकलने का आदेश देता है। नरक के सारे राक्षस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। उनकी किस्मत अब सील हो चुकी थी। अस्पताल में वापस डेसोंग एक हाथ से पागलों जैसी वर्टिकल पुशअप्स कर रहा होता है। डॉक्टर और उसकी मां चुपचाप खड़े होकर हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। डॉक्टर शर्लॉक होम्स जैसी डिडक्शन स्किल्स लगाते हुए कहता है कि लगता है डाउन जाग चुका है, पर उसकी मां अब भी इस चमत्कार पर यकीन नहीं कर पा रही। वो दुख के साथ कहती है कि काश मैं समझ पाती कि ये कैसे हुआ। डॉक्टर उसे सुझाव देता है कि वो अपने बेटे को लेकर अवेकनर एसोसिएशन जाए। ये बातें डेसोंग सुन लेता है। टैक्सी में बैठते हुए वो खिड़की से बाहर देखता है, सोचता है क्या मां मुझसे कुछ छिपा रही है। घर लौटते ही वो घर में घुसता है, लेकिन चौंक जाता है जब उसे वहां एक लड़की दिखती है जो ड्रॉर से पैसे निकाल रही थी। वो याद करने की कोशिश करता है, ये कौन है? तभी उसकी मां अंदर दौड़ती है और चुप्पी तोड़ती है, ये हान जीजू है, तुम्हारी बहन। डेसोंग को सदमा लगता है, वो अपनी ही बहन को नहीं पहचान पाया। जीजू पैसे लेकर जाने लगती है। मां उसे डांटती है, लेकिन वो सुनती नहीं। वो डेसोंग को कंधा मारती हुई निकलते हुए कहती है, इन पिछले 10 सालों में मां और मेरे लिए हर दिन नरक था और तुम कहाँ थे? डेसोंग सिर झुका लेता है, पछतावे में डूबा हुआ। वो कुछ नहीं कर पाया। इस बात का पछतावा करते हुए वो चुपचाप खड़ा रहा। तभी उनकी मां जू को अंदर आने के लिए कहती हैं, लेकिन जू बेफिक्र बाहर ही खड़ी रहती है। तभी एक तेज आवाज सबका ध्यान खींचती है। उधारी वसूलने वाले फिर से आ गए थे। वो धमकी देते हैं कि अगर दरवाजा नहीं खोला गया तो वो 3 तक गिनकर तोड़ देंगे। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है, लेकिन हमारा लड़का गुस्से से फुंकार रहा होता है। अब बदला लेने का वक्त आ गया था। बाहर खड़ा आदमी जो सिल्वर सूट में था, इंतजार से ऊपर दरवाजे पर जोरदार लात मारता है। मां जू से अंदर आने की गुजारिश करती है, लेकिन जू बिना डरे वहीं खड़ी रहती है। सिल्वर सूट वाला अपने साथ खड़े गुंडे से पूछता है कि क्या अब दरवाजा तोड़ देना चाहिए? तभी जू खुद ही बाहर आ जाती है और बोलती है, तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। सिल्वर सूट वाला कुछ पल के लिए चुप रह जाता है, फिर सोचता है कि यह जरूर उसकी बेटी है। मौका पाकर वो गुस्से में घर के अंदर घुस जाता है, जबकि उसका मोटा और बदसूरत साथी जू को घूरता रहता है। मां कांपते हाथों से अपना पर्स निकालती है और पैसे देती है, लेकिन अगले ही पल सिल्वर सूट वाला उन पैसों को हवा में उछाल देता है और गुस्से में मां को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मां जमीन पर गिर जाती हैं। ये सब देखकर हमारा हीरो अंदर ही अंदर उबल जाता है। गुस्से से भरे हुए वो सिल्वर सूट वाले को एक जबरदस्त घूंसा मारता है, जिससे वो उड़कर दूर जा गिरता है। मोटा गुंडा घबराकर पूछता है, क्या हो रहा है?
जबकि सिल्वर सूट वाला रोता है, पापा ये मुझे मार रहा है। तभी हमारा डेमन किंग उन दोनों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोग खुद मेरे सामने आ गए। फिर वो मोटे गुंडे को जबड़े से पकड़कर उठाता है और अपनी माँ के लिए उसकी जमकर पिटाई करता है। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, पूरे 100 बार, जब तक वो जमीन पर खून से लथपथ नहीं गिर जाता। गुंडा जैसे तैसे पास पड़ी एक लकड़ी की कुर्सी उठाकर हमारे हीरो पर वार करता है, लेकिन हमारा लड़का एक पंच में कुर्सी तोड़ देता है और उसे दीवार में दे मारता है। घबराकर सिल्वर सूट वाला चाकू निकालता है और उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन हमारा हीरो शांत रहता है, उसके हाथ को ऐसे मरोड़ता है जैसे वो मिट्टी का हो। अपने माँ पर हाथ उठाने की सजा देते हुए वो उसका हाथ पूरी तरह तोड़ देता है। मोटा गुंडा डर से कांपते हुए बोलता है, तू बच नहीं पाएगा, लेकिन हमारे डेमन किंग की आंखों में खून उतरा होता है, अब किसी को नहीं छोड़ेगा। वो सोचता है कि सबसे अच्छा तरीका है गवाह ही न बचे, लेकिन तभी माँ की चीख सुनकर वो रुक जाता है। माँ उसे रोकती है। दोनों कर्ज वसूलने वाले अब डर से रोते हुए वहां से भाग जाते हैं। गाड़ी में बैठते हुए वो हैरान होते हैं कि कोई हॉस्पिटल में पड़ा मरीज इतना ताकतवर कैसे हो गया। एक कहता है अब क्या करे, दूसरा चोट सहलाता हुआ बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो देखकर चौंक जाते हैं। वो जू को फिर से देख लेते हैं। घर लौटकर माँ बताती है कि उसके कोमा में जाने के बाद उन्हें घर और दुकान बेचनी पड़ी। जब वो पैसे भी खत्म हो गए तो 3 अलग अलग संस्थाओं से लोन लिया, लेकिन बढ़ते ब्याज ने सब कुछ तबाह कर दिया। फिर वो बताती है कि जू को स्कूल छोड़ना पड़ा और रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। जू दिन रात काम करती रही सिर्फ अपने भाई के इलाज के लिए। हमारा हीरो दुखी होकर बोलता है कि उसे स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था। माँ बताती है कि फिर भी जू की कमाई काफी नहीं थी और पिछले कुछ महीनों से वो कहीं और जाने लगी है, लेकिन नहीं बताती कहाँ। अपने परिवार के दुख जानकर हमारा लड़का अंदर से टूट जाता है। काश उन्होंने उसे मरने दिया होता, लेकिन उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है। उसके बाद जो भारी सन्नाटा छा जाता है उसे एक फोन कॉल तोड़ देता है। जैसे ही वो देखता है कि कॉल कर्ज वसूलने वालों की है, वो माँ से कहता है, फोन मुझे दो। गुस्से में वो उनकी खिल्ली उड़ाता है, लेकिन जैसे ही वो बुरी खबर सुनता है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। दृश्य बदलता है। उसकी बहन को बंधा और मुंह पर टेप लगे हुए दिखाया जाता है। वो मोटा गुंडा उसके बाल काट रहा होता है और फोन पर हमारे हीरो को धमकी देता है, अगर अपनी बहन को सही सलामत देखना चाहता है तो 24 घंटे में 100 मिलियन लेकर आ जाना। गुस्से से तमतमाता हुआ हमारा लड़का फोन कसकर पकड़ लेता है। जब माँ पूछती है क्या हुआ बेटा, वो बस इतना कहता है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। माँ उसे रोकती है, किसी को चोट मत पहुंचाना बेटा, अगर तूने कुछ किया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हमारे नायक को अब ये समझ आ चुका है कि मारकाट करने से कुछ नहीं होगा, कम से कम इस दुनिया में नहीं। पर तभी जब वो नरक शब्द बोलता है, एक आग जैसी स्क्रीन सामने आती है। अपनी माँ को आश्वासन देते हुए वो कहता है, मैं कोई अपराध नहीं करूंगा। इसके बाद वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है जिसमें उसे एक बेसिक स्किल दी जा रही थी। 4 विकल्प उसके सामने आते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि कौन सा चुने, लेकिन अंत में उसे लगता है कि इनमें से कोई भी खास नहीं है। उधर गुंडे उसकी बहन को एक और बिल्डिंग में लिफ्ट से ऊपर ले जा रहे होते हैं। मोटा गुंडा उसे बार बार याद दिला रहा होता है कि वो सिर्फ एक बंधक है। तभी लिफ्ट रुक जाती है, स्पार्क्स उड़ते हैं, लाइट चली जाती है। मोटा आदमी नीचे देखता है तो चौंक जाता है। हमारा हीरो वहां जादुई तरीके से प्रकट हो जाता है। वो व्यंग्य में कहता है, मैं पैसे देने आया हूं। असल में उसने जो स्किल चुनी थी उसका नाम था शैडो रेत। ये स्किल उसके खून से एक परछाई जैसा व्राथ बनाती है जो उसके जैसा ही दिखता है। अब जब उस व्राथ ने अपने लक्ष्य को ढूंढ लिया है, वो सीधे जाकर सिल्वर सूट वाले गुंडे का सिर लिफ्ट की दीवार पर दे मारता है। मोटा गुंडा घबरा जाता है। उसे अब पता चलता है कि डेजोंग हमारा हीरो एक छिपा हुआ अवेकनर है। वो हैरानी से बहन की ओर देखता है और उधर व्रैथ ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ पता ही ना हो। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, मोटा आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर आता है और बाकी गुंडों को बताता है कि कोई अवेकनर अंदर घुस आया है। लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसकी गर्दन पर एक जोरदार वार होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अपमानित होकर बाकी सारे गुंडे हथियार उठा लेते हैं, लेकिन हमारा शैडो रेत उन्हें खतरनाक अंदाज में स्वागत करता है। पहला गुंडा आगे बढ़ता है, लेकिन 1 सेकंड में ही वो पीछे टेलीपोर्ट होकर लात खाकर बेहोश हो जाता है। अब रेत सबको धूल चटाने लगता है। आखिर में वो जीसू बहन के पास जाता है और पूछता है, तू ठीक है? वो उसके बंधन और टेप हटाता है और कहता है, घर जाओ, मैं जल्दी आऊंगा। जीसू रोते हुए कहती है, भैया मुझे तेरी फिक्र है। वो ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं और हमारा रेत फिर से गुंडों को तबाही देने निकल पड़ता है। पूरा हॉल गूंजने लगता है दर्द की चीखों से। हर कोने में बेहोश शरीर पड़े हुए हैं। अब हमारा हीरो सीढ़ियां चढ़ते हुए एक एक फ्लोर साफ करता चला जा रहा है। उसी दौरान एक ग्रुप जो आराम से सिगरेट पी रहा होता है उसके सामने आता है। वो मजाक में कहता है, इतने कमजोर हो तुम लोग, कोई चुनौती तो हो। ये सुनकर वो सब चिढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे बाकी लोग गिरे थे वैसे ही ये भी गिरते हैं।
इन्हीं में से एक फोन करता है अपने बॉस को, जो एक विशाल शरीर वाला आदमी है जिसका पूरा शरीर टैटू से भरा हुआ है। बॉस गुस्से में फोन उठाता है। कहा था ना, जब मैं सोना में हूं तो तंग मत करना। लेकिन जैसे ही वो अपने आदमी को चीखते हुए सुनता है, उसे समझ आ जाता है कि कुछ बड़ा हो गया है। वो सोना से उठता है और गुस्से में अपना फोन मरोड़कर तोड़ देता है। सीन कट। अब गैंग के मुख्य ठिकाने पर खून से सने शरीर पड़े हैं और शैडो रेत का कहर जारी है। एक और गैंग मेंबर डरते हुए डाजोंग से माफी मांगता है, लेकिन तभी अचानक दीवार फट जाती है। सभी चौंक जाते हैं। डेसोंग पीछे मुड़कर देखता है। एक विशाल आदमी उसके सामने खड़ा होता है, जो तुरंत उसका चेहरा पकड़कर जमीन पर पटक देता है। गैंग का बॉस गुस्से से चिल्लाता है, ये सब गड़बड़ डेसोंग की वजह से हुई है। इसी बीच हमारा हीरो सोचता है, मम्मी और बहन को मेरे पावर्स देखकर कोई हैरानी क्यों नहीं हुई। उसे एहसास होता है कि दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जो उसके जैसे ही हैं। वो अपने शैडो रेत पावर्स का इस्तेमाल करता है और आसानी से वहां से हट जाता है। बॉस शॉक में रह जाता है। उसके सामने खड़ा वही लड़का जिसने ये पूरा तबाही मचाई थी, धूल झाड़ते हुए मुस्कुरा रहा था। शैडो रेत की नजरों में सवाल है, क्या बॉस भी अवेकनर है? बॉस घमंडी हंसी के साथ कहता है। बॉस बोला, तुझे तो मैं सीधा नर्क भेजूंगा। नर्क? ये शब्द सुनते ही हमारे हीरो की नजरें तेज हो जाती हैं। वो उस मस्कुलर मॉन्स्टर की तरफ देखता है जिसकी बॉडी अचानक से फट रही होती है, जैसे उसका शरीर अपनी लिमिट पार कर चुका हो। लेकिन डेजोंग को इसकी साइज की कोई परवाह नहीं। वो सीधा आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। डेसोंग बोला, कमजोर है तू, बस दिखावे का ताकतवर। बॉस दीवार में धंसा पड़ा होता है, लेकिन चिल्लाता है कि ये उसकी हार नहीं है। वो फिर उठकर पलटवार करता है, मगर तभी डेसोंग उसके चबील चेहरे पर एक और जबरदस्त किक मारता है। इसके बाद एक फ्लरी ऑफ किक्स से डेसोंग उसे कुचल डालता है। डेसोंग बोला, तुझे पता है असली नर्क क्या होता है? वो दर्द जो आत्मा तक को तोड़ देता है। अब वो विशाल आदमी डर के मारे बस एक ही बात सोच रहा होता है, जिंदा कैसे बचूं? वो कांपते हुए कहता है। बॉस बोला, प्लीज टाइम आउट, मेरी जान बख्श दे, मैं तुझे पैसे दूंगा, सब कुछ दूंगा। पैसे? ये सुनते ही डेसोंग की आंखों में चमक आ जाती है। वो पूछता है कि गैंग का सेफ कहां है। बॉस एक क्लोसेट की ओर इशारा करता है और फिर रोती हुई लड़की की तरह भाग जाता है। अब वो अपने सफेद कार में पहुंचता है और सोचता है कि वो बच गया। बॉस बड़बड़ाता है, अब मैं उस लड़के को खोजूंगा, उसे खत्म करूंगा। लेकिन तभी एक ठंडी आवाज उसके कान में फुसफुसाती है। डेसोंग बोला, पासवर्ड नहीं पूछा सेफ का? बॉस पागल होने की हद तक डर जाता है। शैडो रेत उसे एक आखिरी बार डराता है। डेसोंग बोला, मुझे कहीं भी कभी भी बुला सकते हो। कुछ ही देर बाद एक पोर्टल खुलता है और उससे 500 मिलियन से ज्यादा पैसे जमीन पर गिरते हैं। हमारा हीरो उन्हें देख लोभी गॉब्लिन की तरह मुस्कुराता है। डेसोंग बोला, अब तो मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं, घर, गाड़ी, फोन। वो एक मॉल में जाता है। वहां उसकी नजर एक नए फोल्डिंग फोन पर जाती है। शॉपकीपर कहता है। शॉपकीपर बोला, सर, इसकी कीमत 2.99 मिलियन है। डेसोंग की उत्सुकता और बढ़ जाती है। वो एक और मॉडल देखता है जो सैमसंग जेड फ्लिप जैसा लगता है। शॉपकीपर फिर कहता है। शॉपकीपर बोला, अगर चाहे तो ईएमआई पर ले सकते हैं सर। लेकिन डेसोंग सीधे 5 मिलियन काउंटर पर पटक देता है। दोनों फोन एक साथ खरीद लेता है। शॉपकीपर थोड़ा शक से देखता है, जैसे उसने ज्यादा पैसे वसूल। घर पहुंचते ही वो अपने शॉपिंग बैग एक तरफ फेंक देता है। माँ उसे खाने के लिए बुलाती है। मॉम बोली, आ बेटा, खाना खा ले। डेसोंग बोला, माँ, मुझे बाहर जाना है। माँ कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो गायब हो चुका होता है। असल में वो अपने दोस्त चान्हो के साथ डिनर पर गया होता है। चान्हो उसे देख हैरान हो जाता है। चान्हो बोला, तू कुछ दिनों में इतना बदल कैसे गया? वो दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं। चान्हो बात शुरू करता है। चान्हो बोला, अब हम स्कूल वाले बच्चे नहीं रहे, कुछ प्लान है तेरे पास? लेकिन डेसोंग बात मोड़ देता है। डेसोंग बोला, 500 मिलियन में कितने अपार्टमेंट खरीदे जा सकते हैं? चान्हो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है। चान्हो बोला, तू क्या सच में इतने पैसे रखता है? और फिर गंभीर होकर बताता है, इतनी इन्फ्लेशन है कि आजकल इतना पैसा सिर्फ सिटी के बाहर छोटा सा घर लेने में ही जाएगा।